आज की कहानी है लम्हों ने खता की थी। गुरमीत पाटंकर के 30 साल के लंबे सेवा काल में ऐसा पेचीदा मामला शायद पहली दफा सामने आया था। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी में पिछले वर्ष पीआरओ पद पर ज्वाइन करने वाली रिया ने अपनी 6 वर्षीय बच्ची के लिए कंपनी द्वारा शिक्षण संबंधित व्यय के पुनर्भरण के लिए प्रस्तुत आवेदन में बच्ची के पिता के नाम का कॉलम खाली छोड़ा था। अभिभावक के नाम की जगह उसी का नाम और हस्ताक्षर थे। उन्होंने जब रिया को अपने कमरे में बुलाकर बच्ची के पिता के नाम के बारे में पूछा तो वह भड़क कर बोली थी, इफ कोटिंग ऑफ फादर नेम इज मैंडेटरी, प्लीज गिव मी बैक माई एप्लीकेशन, आई डोंट नीड एनी मर्सी, और बिफरती हुई चली गई थी। पाटनकर सोच रहे थे, अगर इस अधूरी जानकारी वाले आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हैं तो वह रिया भविष्य में विविधिक कठिनाइयां पैदा कर सकती है, और अस्वीकृत कर देते हैं तो आजकल चलन हो गया है कि कामकाजी महिलाएं किसी भी दशा में उनके प्रतिकूल हुए किसी भी फैसले को उनके प्रति अधिकारी के पूर्वाग्रह का आरोप लगा देती हैं। अक्सर वे किसी पीत पत्रकार से संपर्क करके ऐसे प्रकरणों का अधिकारी द्वारा महिला के शारीरिक शोषण के प्रयास का चटपटा मसालेदार समाचार बनाकर प्रकाशित प्रसारित करके अधिकारी की पद प्रतिष्ठा सामाजिक सम्मान का कचूमर निकाल देती हैं। रिया भी ऐसा कर सकती है। आखिर 2,000 रुपये महीने की अनुग्रह राशि का मामला है। टेलीफोन की घंटी बजने से उनकी तंद्रा भंग हुई। उन्होंने फ़ोन उठाया, मगर फ़ोन सुनते ही वे और भी उद्विग्न हो उठे। फ़ोन उनकी पत्नी का था। वह बेहद घबराई हुई लग रही थी और उनसे फौरन घर पहुंचने के लिए कह रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा तो सन्न रह गए। रिया भी उनके ही घर पर थी और भारी डिप्रेशन जैसी स्थिति में थी। कुछ अधिकारियों की पत्नियां उसे संभाल रही थीं, दिलासा दे रही थीं, मगर उसे रह रहकर दौरे पड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी उन्हें यह बता पाई कि उसकी 6 वर्षीय बच्ची आज सुबह स्कूल गई थी। लंच टाइम में वह पता नहीं कैसे सिक्योरिटी के लोगों की नज़र बचाकर स्कूल से कहीं चली गई। उसके स्कूल से चले जाने का पता लंच समाप्त होने के आधे घंटे बाद अगले पीरियड से लगा। क्लास टीचर ने उसको क्लास में ना पाकर उसकी कॉपी वगैरह की तलाश की। एक कॉपी में लिखा था, मैं अपने पापा को ढूंढने जाना चाहती हूँ। मम्मी कभी पापा के बारे में नहीं बताती, ज़्यादा पूछने पर डांट देती हैं। कल तो मम्मी ने मुझे चांटा मारा था। मैं पापा को ढूंढने जा रही हूँ, मेरी मम्मी को मत बताना प्लीज़। स्कूल प्रशासन ने फौरन बच्ची की डायरी से अभिभावकों के टेलीफोन नंबर देखकर इसकी सूचना रिया को दे दी और स्कूल से बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। सभी स्तब्ध थे, यह सोचते हुए कि क्या किया जाए। तभी कॉलोनी कैंपस में एक जीप रुकी। जीप में से एक पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही उतरे और पाटनकर के बंगले पर भीड़ भाड़ देखकर उस तरफ बढ़े। पाटनकर खुद चलकर उनके पास गए और उनके आने का कारण पूछा। इंस्पेक्टर ने बताया कि स्कूल वालों ने जिस हुलिये की बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है, उसी कदकाठी की एक लड़की किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराकर वे बच्ची की मां और कंपनी के कुछ लोगों को बतौर गवाह साथ ले जाने के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर का बयान सुनकर रिया तो मिसेस पटनाकर की गोद में ही लुढ़क गई। तो वे इंस्पेक्टर से बोली, देखिए, आप बच्चे की मां की हालत देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह इस हालत में कोई मदद कर पाएगी। हम सभी इसी कॉलोनी के हैं और वह बच्ची स्कूल से आने के बाद इसकी माँ के ऑफिस से लौटने तक मेरे पास रहती है, इसलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। अब तक कंपनी के अस्पताल की एम्बुलेंस भी मंगा ली गई थी, इसीलिए कुछ महिलाएं अचेत रिया को लेकर एम्बुलेंस में सवार हुईं और 2-3 महिलाएं मिसेस पाटनकर के साथ पुलिस की जीप में बैठ गईं। अस्पताल पहुंचते ही शायद मातृत्व के तीव्र आवेग से रिया की चेतना लौट आई। वह जोर से चीखी, कहाँ है मेरी बच्ची? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मुझे जल्दी दिखाओ। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और मिसेस पाटनकर, तुम तो दादी बनी थी ना पीयू की। कहते कहते वह फिर अचेत हो गई। बच्ची के पलंग के पास पहुंचते ही मिसेस पाटनकर और कॉलोनी की अन्य महिलाओं ने पट्टियों में लिपटी बच्ची को पहचान लिया। वह रिया की बेटी पीयू ही थी।
बच्ची की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। वह डिलीरियम की स्थिति में बार बार बड़बड़ाती थी। मुझे मेरे पापा को ढूंढने जाना है, मुझे जाने दो प्लीज़। मम्मी मुझे पापा के बारे में क्यों नहीं बताती? सब बच्चे मेरे पापा के बारे में पूछते हैं, मैं क्या बताऊं? कल मम्मी ने मुझे क्यों मारा था? दादी आप बताओ ना। कहते कहते अचेत हो जाती थी। बच्ची की शिनाख्त होते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने मिसेस पाटनकर को बच्ची की दादी मानकर उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वे दोपहर को महिला कल्याण समिति की बैठक में जाने के लिए निकली थी। तभी रिया की बच्ची, जो अपनी आया से बचने के लिए अंधाधुंध दौड़ रही थी, उनसे टकरा गई थी। बच्ची ने उनसे टकराते ही उनकी साड़ी को जोर से पकड़कर कहा था, आंटी मुझे बचा लो प्लीज, आया मुझे बाथरूम में बंद करके अंदर कॉकरोच छोड़ देगी। बच्ची की पुकार की आर्द्रता उन्हें अंदर तक भिगो गई थी, इसलिए उन्होंने आया को रुकने के लिए कहा और बच्ची से पूछा क्या बात है। तो जवाब आया ने दिया था कि यह स्कूल में किसी बच्चे के लंच बॉक्स में से आलू का पराठा अचार से खाकर आई है और घर पर वही खाने की जिद कर रही है। मेम साहब ने इसे दोपहर के खाने में सिर्फ बर्गर और ब्रेड स्लाइस या नूडल्स देने को कहा है। यह बेहद जिद्दी है, उसे बहुत तंग कर रही है। इसने खाना उठाकर फेंक दिया है, इसीलिए वह इसे यूं ही डरा रही थी। मगर बच्ची उनकी साड़ी पकड़कर उनसे इस तरह चिपकी थी कि आया ज्यों ही उसकी तरफ बढ़ी, वह उनसे और भी जोर से चिपक कर बोली, आंटी प्लीज बचा लो। और उनकी साड़ी में मुंह छुपाकर सिसक उठी। तो उन्होंने आया को कह दिया, बच्ची को वे ले जा रही हैं, तुम लौट जाओ। कॉलोनी में उनकी प्रतिष्ठा और व्यवहार से आया वाकिफ थी, इसीलिए मेम साहब को आप ही संभालना कहकर चली गई थी। उन्होंने मीटिंग में जाना रद्द कर दिया और अपने घर लौट पड़ी थी। घर आने तक बच्ची उनकी साड़ी पकड़े रही थी। पता नहीं कैसे बच्ची का हाथ थामकर घर की तरफ चलते हुए वे हर कदम पर बच्ची के साथ कहीं अंदर से जुड़ती चली गई थी। घर आकर उन्होंने बच्ची के लिए आलू का पराठा बनाया और उसे अचार से खिला दिया। पराठा खाने के बाद बच्ची ने बड़े भोलेपन से उनसे पूछा था, आंटी आपने आया से तो बचा लिया, आप मम्मी से भी बचा लोगी ना? मासूम बच्ची के मुंह से यह सुनकर उनके अंदर प्रौढ़ मातृत्व का सोता फूट निकला था कि उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, हाँ ज़रूर, मगर एक शर्त है। क्या? बच्ची ने थोड़ा असमंजस से पूछा, जैसे वह हर समझौता करने को तैयार थी। तुम मुझे आंटी नहीं दादी कहोगी, कहोगी ना? बच्ची ने उन्हें एक बार संशय की नज़र से देखा, फिर बोली, दादी आप जैसी होती है क्या? उसके तो बाल सफ़ेद होते हैं, मुंह पर बहुत लाइंस होती हैं, वह तो हाथ में लाठी रखती है। आप तो, हाँ दादी वैसी भी होती है और मेरे जैसी भी होती है, इसलिए तुम मुझे दादी कहोगी, कहोगी ना? हाँ अगर आप कह रही हैं तो मैं आपको दादी कहूँगी, कहकर बच्ची उनसे चिपट गई थी। उस दिन शाम को जब रिया ऑफिस से लौटी तो आया द्वारा दी गई रिपोर्ट से उद्विग्न थी। मगर एक तो मिस्टर पाटनकर ऑफिस में उसके अधिकारी थे, दूसरे कॉलोनी में मिसेस पाटनकर की सामाजिक प्रतिष्ठा थी। इसीलिए विनम्रता पूर्वक बोली, मैडम यह आया बड़ी मुश्किल से मिली है। इस शैतान ने आपको पूरे दिन कितना परेशान किया होगा मैं जानती हूँ और आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप आगे से इसका फेवर ना करें। इस पर उन्होंने बड़ी सरलता से कहा था, रिया तुम्हें पता नहीं है, हमारी इस बच्ची की उम्र की एक पोती है। हमारा बेटा यूएसए में है, इसीलिए मुझे इस बच्ची से कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ अगर तुम्हें कोई असुविधा हो तो बता दो। देखो मैं तो सिर्फ समय काटने के लिए महिला वेलफेयर सोसाइटी में बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ, मैं कोई समाज सेविका नहीं हूँ। मगर पाटनकर साहब के ऑफिस जाने के बाद 8 घंटे करूँ क्या? इसीलिए अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो बच्ची को स्कूल से लौटकर तुम्हारे आने तक मेरे साथ रहने की परमिशन दे दो। मुझे और पाटनकर साहब को अच्छा लगेगा। मैडम देखिए आया का इंतज़ाम। रिया ने फिर कहना चाहा तो उन्होंने बीच में टोक कर कहा, आया को तुम रखे रहो, वह तुम्हारे और काम कर दिया करेगी। सब तरह के तर्कों से परास्त होकर रिया चलने लगी तो उन्होंने कहा, रिया तुम सीधे ऑफिस से आ रही हो, तुम थकी होगी। मिस्टर पाटनकर भी आ गए हैं, चाय हमारे साथ पीकर जाना। जी सर के साथ?
रिया ने थोड़ा संकोच से कहा तो वे बोली, सर होंगे तुम्हारे ऑफिस में। रिया, तुम मेरी बेटी जैसी हो, जाओ बाथरूम में हाथ मुंह धो लो। उस दिन से रिया की बेटी और उनमें दादी पोती का जो रिश्ता कायम हुआ, उससे वह मानो इस बच्ची की सचमुच ही दादी बन गई। मगर जब कभी बच्ची उनसे अपने पापा के बारे में प्रश्न करती तो वे बेहद मुश्किल में पड़ जाती थी। इंस्पेक्टर को यह संक्षिप्त कहानी सुनाकर वे निपटी ही थी कि डॉक्टर आकर बोले, देखिए बच्ची शरीर से कम मानसिक रूप से ज़्यादा आहत है, इसीलिए उसे किसी ऐसे अटेंडेंट की ज़रूरत है जिससे वह अपनापन महसूस करती हो। स्थिति को देखते हुए मिसेस पाटनकर ने बच्ची की परिचर्या का भार संभाल लिया। करीब 4-5 घंटे गुजर गए। बच्ची होश में आते ही उसी तरह मुझे पापा को ढूंढने जाना है, मुझे जाने दो ना प्लीज़ की गुहार लगाती थी। बच्ची की हालत स्थिर देखते हुए डॉक्टर ने फिर कहा, देखिए मैं कह चुका हूँ कि बच्ची शरीर की जगह मेंटली हर्ट ज़्यादा है। हमने अभी इसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है, ये 3-4 घंटे सोई रह सकती है, मगर बच्ची की उम्र और हालत देखते हुए हम इसे ज़्यादा सुलाए रखने का जोखिम नहीं ले सकते। बेहतर यह होगा कि बच्ची को होश में आने पर इसके पापा से मिलवा दिया जाए, और इस समय अगर यह संभव ना हो तो उनके बारे में कुछ संतोषजनक उत्तर दिया जाए। आप बच्ची की दादी हैं, आप समझ रही हैं ना। अब मिसेस पाटनकर ने डॉक्टर को पूरी बात बताई तो वह बोला, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर बच्ची के पापा के विषय में आपको ही बताना पड़ेगा। बच्ची को मिसेस सान्याल को सुपुर्द कर मिसेस पाटनकर रिया के वार्ड में आ गई। रिया को होश आ गया था। वह उन्हें देखते ही बोली, मेरी बेटी कहाँ है, उसे क्या हुआ है, आप कुछ बताती क्यों नहीं। इतना कहते हुए वह फिर बेहोश होने लगी तो मिसेस पाटनकर उसके सिरहाने बैठ गई और बड़े प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। उनके ममतापूर्ण स्पर्श से रिया को कुछ राहत मिली, उसकी चेतना लौटी, वह कुछ बोलती। इससे पहले मिसेस पाटनकर उससे बोली, रिया, बच्ची को कुछ नहीं हुआ, मगर वह शरीर से ज़्यादा मानसिक रूप से आहत है। अब तुम ही उसे पूरी तरह ठीक होने में मदद कर सकती हो। मिसेस पाटनकर बोलते हुए लगातार रिया का माथा सहला रही थी। रिया ने इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया तो उन्हें लगा कि वह उनसे कहीं अंतस से जुड़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद वह क्षीण स्वर में बोली, मैं क्या कर सकती हूँ। देखो रिया, बच्ची अपने पापा के बारे में जानना चाहती है। हम उसे गोलमोल जवाब देकर या उसे डांटकर चुप कराकर उसके मन में संशय व संदेह की ग्रंथि को ही जन्म दे रहे हैं। इससे उसका बालमन विद्रोही हो रहा है। मैं मानती हूँ कि वह अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि उसे तुम सब कुछ बताओ, मगर तुम एक परिपक्व उम्र की लड़की हो। तुम खुद निर्णय कर लो कि उसे क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है। मगर बच्ची के स्वास्थ्य के लिए, उसके हित के लिए उसे कुछ तो बताना ही है, यह डॉक्टर कह रहे हैं। इतना कहते हुए मिसेस पाटनकर ने बड़े स्नेह से रिया को देखा तो उन्हें लगा कि वह उनके साथ अंतस से जुड़ गई है। रिया बड़े धीमे स्वर में बोली, अगर मैं ही यह सब कर सकती तो उसे बता ही देती ना। अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए ना मिसेस पाटनकर। तुम मुझे कुछ बताओगी तो मैं कुछ निर्णय कर पाऊंगी ना। मिसेस पाटनकर ने रिया का हाथ अपने हाथ में स्नेह से थामकर कहा। रिया ने एक बार उनकी ओर बड़ी याचना भरी दृष्टि से देखा, फिर बोली, आज से 7 साल पहले की बात है। मैं एमबीए कर रही थी। हमारा परिवार आम मध्य परिवारों की तरह कुछ आधुनिकता और कुछ पुरातन आदर्शों की खिचड़ी की सभ्यता वाला था। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई मेरिट स्कॉलरशिप के आधार पर की थी। इसलिए जब एमबीए करने के लिए बेंगलुरु जाना तय किया तो माता पिता विरोध नहीं कर सके। एमबीए के दूसरे साल में मेरी दोस्ती संजय से हुई। वह भी मध्य वर्ग परिवार से था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, मगर आज लगता है कि उसे प्यार कहना गलत था। वह तो दो जवान विपरीत लिंगी व्यक्तियों का आपस में शारीरिक रूप से अच्छा लगना मात्र था, जिसके चलते हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते थे। 5-6 महीने बीत गए तो एक दिन संजय बोला, रिया, हम तुम दोनों वयस्क हैं, शिक्षित हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। काफ़ी दिन से साथ साथ घूमते फिरते और रहते हुए एक दूसरे को अच्छी तरह समझ भी चुके हैं।
यह समय हमारे करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें क्लासेस के बाद इस तरह रोमांस के लिए मिलने जुलने में समय बिताना दरअसल समय का ही नहीं, करियर भी बर्बाद करना है। अब हम तुम जब एक दूसरे से इतना घुल मिल गए हैं तो हॉस्टल छोड़कर किसी किराए के मकान में एक साथ मिलकर पति पत्नी बनकर क्यों नहीं रह लेते। आखिर प्रोजेक्ट में भी किसी पार्टनर की ज़रूरत होगी, मगर एमबीए के बीच में शादी, वह भी बिना घर वालों को बताए, उनकी रजामंदी के। मैं बोली तो संजय मेरी बात बीच में ही काट कर बोला था, मैं बैंड बाजे के साथ शादी करने को नहीं। हम दोनों की सहमति से आधुनिक वयस्क युवक युवती के एक कमरे में एक छत के नीचे लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते में रहने की बात कर रहा हूँ। इस तरह हम पति पत्नी की तरह ही रहेंगे, मगर इसमें 7 जन्म तो क्या, इस जन्म में भी साथ निभाने के बंधन से दोनों ही आज़ाद रहेंगे। मैं संजय के कथन से एकदम चौंकी थी तो संजय ने कहा था, तुम ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास की लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है कि तुम चाहे कितनी भी पढ़ लिख लो मगर मॉडर्न और फॉरवर्ड नहीं बन सकती। तुम्हें तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके किसी स्कूल में टीचर का जॉब करना चाहिए था। एमबीए में एडमिशन लेकर अपना समय और इस सीट पर किसी दूसरे जीनियस का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर दिया। उसके इस भाषण पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखकर वह मानो समझाइश पर उतर आया। बोला, अच्छा देखो, आमतौर पर माँ बाप लड़की के लिए अच्छा सा लड़का, उसका घर परिवार, कारोबार देखकर अपने तमाम सगे संबंधी और ताम झाम जोड़कर 8-10 दिन का वक्त और 8-10 लाख रुपए खर्च करके जो अरेंज्ड मैरिज नाम की शादी करते हैं, क्या उन सभी शादियों में पति पत्नी में जिंदगी भर निभा पाने और सफल रहने की गारंटी होती है? नहीं होती है ना। मेरी मानो तो माँ बाप का अब तक का जैसा तैसा जमा किया गया रुपया उनके भविष्य में काम आने के लिए छोड़ो। देखो, यह लिव इन रिलेशन दकियानूसी शादियों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। हम जैसे पढ़े लिखे एडवांस यूथ का समर्थन मिलेगा तभी इसे सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। अब किसी को तो आगे आना होगा, तो हम ही क्यों नहीं इस रेवोल्यूशनरी चेंज के पायोनियर बने। सो कम ऑन, बी बोल्ड, मॉडर्न एंड फॉरवर्ड। कैरियर बन जाने पर और पूरी तरह सेटल होने जाने पर हम अपनी शादी डिक्लेयर कर देंगे। सो कम ऑन, वरना मुझे तो मेरे करियर पर ध्यान देना है। मुझे अपने करियर पर ध्यान देने दो। एक तो संजय से मुझे गहरा लगाव हो गया था, दूसरे मुझे उसके कथन में एक चुनौती लगी थी, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं और अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध। इसीलिए मैंने उसका समर्थन करते हुए उसके साथ ही अपना हॉस्टल छोड़ दिया और हम किराए पर एक मकान लेकर रहने लगे। मकान मालिक एक मारवाड़ी था जिसे हमने अपना परिचय किसी प्रोजेक्ट पर साथ साथ काम करने वाले सहयोगियों की तरह दिया। वह क्या समझा और क्या नहीं, बस उसने किराए के एडवांस के रुपए ले वे मकान में रहने की शर्तें बताकर छुट्टी पाई। धीरे धीरे 1 साल बीत चला था। इस बीच हमने कई बार पति पत्नी वाले शारीरिक संबंध बनाए थे। इन्हीं में पता नहीं कब और कैसे चूक हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने संजय को यह खबर बड़े उत्साह से दी, मगर वह सुनकर एकदम खिंच गया और बोला, मैं तो समझ रहा था कि तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह इस्तेमाल करती रही होगी। तुम तो आम अनपढ़ औरतों जैसी निकली। अब फटाफट किसी मैटरनिटी होम में जाकर एमटीपी करा डालो। बच्चे पैदा करने के लिए और माँ बनने के लिए जिंदगी पड़ी है। अगले महीने कुछ मल्टीनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि कैंपस सिलेक्शन के लिए आएंगे, इसलिए एमटीपी इस सप्ताह करा लो। मैं सन्न रह गई थी संजय की बातें सुनकर। क्या यही सब सुनने के लिए मैं मॉडर्न, फॉरवर्ड और बोल्ड बनी थी? आज कई साल पहले कॉलेज में एक विदुषी लेखिका का भाषण, एक वाक्य याद आने लगा, हमें नारी मुक्ति चाहिए, मुक्त नारी नहीं। और इन दोनों की स्थितियों में अंतर भी समझ में आ गया। मैंने इस स्थिति में एक प्रख्यात नारी सामाजिक कार्यकर्ता से बात की तो वह बड़ी जोश में बोली कि परिवार के लोगों और युगों युगों से चली आ रही सामाजिक संस्था विवाह की अवहेलना करके और वयस्क होने तथा विरोध नहीं करने पर भी शारीरिक संबंध बनाना, स्वार्थी पुरुष का नारी के साथ भोग करना बलात्कार ही है।
इसके लिए वह अपने दल को साथ लेकर संजय के विरुद्ध जुलूस निकालेगी, उसका घेराव करेगी, उसके कॉलेज पर प्रदर्शन करेगी। इसमें मुझे हर जगह संजय द्वारा किए गए इस बलात्कार की स्वीकृति देनी होगी। इस तरह वह संजय को विवाह पूर्व यौन संबंध बनाने को बलात्कार सिद्ध करके उसे मुझसे कानूनन और सामाजिक स्वीकृति सम्मत विवाह करने के लिए विवश कर देगी अथवा एक बड़ी रकम हर्जाने के रूप में दिलवा देगी। मगर इसके लिए मुझे कुछ पैसा, लगभग 20,000 रुपये खर्च करने होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता की बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे अपनी मूर्खता और निर्लज्जता का ढिंडोरा खुद ही पीटना है और उसके कार्यक्रम के लिए मुझे ही एक जीवित मॉडल या वस्तु के रूप में इस्तेमाल होने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद मैंने एक प्रौढ़ महिला वकील से संपर्क किया जो वकील से अधिक सलाहकार के रूप में मशहूर थी। उन्होंने साफ कह दिया, अगर संजय को कानूनी प्रक्रिया में घसीटकर उसका नाम ही उछलवाना है तो वक्त और पैसा बर्बाद करो। अदालत में संजय का वकील तुमसे संजय के संपर्क से पूर्व यौनी शुचिता के नाम पर किसी अन्य युवक के साथ शारीरिक संबंध नहीं होने के बारे में जो सवाल करेगा, उससे तुम अपने आप को सबके सामने पूरी तरह निर्वस्त्र खड़ा महसूस करोगी। मैं ये राय तुम्हें सिर्फ तुमसे उम्र में बड़ी होने के नाते एक अभिभावक की तरह दे रही हूँ। अगर तुम किसी तरह अदालत में यह साबित करने में सफल भी हो गई कि ये बच्चा संजय का ही है और संजय ने उसे सामाजिक रूप से अपना नाम दे भी दिया, तो जीवन में हर दम हर कदम पर कानून से ही जूझती रहोगी क्या? देखो, जिन संबंधों की नींव ही रेत में रखी गई हो, उनकी रक्षा कानून के सहारे से नहीं हो पाएगी। यह मेरा अनुभव है। तुम्हारा MBA पूरा हो रहा है, तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। मेरी सलाह है कि तुम अपने को मजबूत बनाओ और बच्चे को जन्म दो। 1 आध साल तुम्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। 3 साल के बाद बच्चा तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर अपना करियर और बच्चे का भविष्य बनाने के लिए तुम्हारे सामने जीवन का विस्तृत क्षेत्र और पूरा समय होगा। मगर जब कभी बच्चा उसके पापा के बारे में पूछेगा तो मैंने थोड़ा कमज़ोर पड़ते हुए कहा था, तो महिला वकील ने कहा था, मैं तुमसे कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहती, मगर यह प्रश्न उस समय भी अपनी जगह था जब तुमने युगों युगों से स्थापित सामाजिक पारिवारिक संस्था के विरुद्ध एक अपरिपक्व भावुकता में मॉडर्न और बोल्ड बनकर निर्णय लिया था। मगर अब तुम्हारे सामने दूसरे विकल्प कई तरह के जोखिमों से भरे हुए होंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी को समय हो गया है, वैसे अब बच्चे के अभिभावक के रूप में माँ के नाम को प्राथमिकता और कानूनी मान्यता मिल गई है। बाकी कुछ प्रश्नों का जवाब वक्त के साथ ही मिलेगा। वक्त के साथ समस्याएं स्वयं सुलझती जाती हैं। इतना सब कहकर रिया शायद थकान के कारण चुप हो गई। थोड़ी देर चुप रहकर फिर वह बोली, मुझे लगता है आज समय वह विराट प्रश्न लेकर खड़ा हो गया है, मगर उसका समाधान नहीं दे रहा है। शायद ऐसी ही स्थिति के लिए किसी ने कहा होगा, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। यह कहकर उसने बड़ी बेबस निगाहों से मिसेस पाटनकर को देखा। मिसेस पाटनकर किसी गहरी सोच में थी। अचानक उन्होंने रिया से पूछा, संजय का कोई पता ठिकाना? रिया उनकी बात पूरी होने से पहले ही एकदम उद्विग्न होकर बोली, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मिसेस पाटनकर, मगर मुझे संजय से कोई मदद या समझौता नहीं चाहिए प्लीज़। मैं तुमसे संजय से मदद या समझौते के लिए नहीं कह रही हूँ, पर पीयू के प्रश्न के उत्तर के लिए उसके बारे में कुछ जानना तो होगा। जो जानती हो वह बताओ। उसका सिलेक्शन कैंपस इंटरव्यू में हो गया था। पिछले 4-5 साल से वह न्यूयॉर्क के एक बैंक में मैनेजर HRD का काम कर रहा था। बस इतना ही मालूम है मुझे उसके बारे में, किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए से। रिया ने मानो पीछा छुड़ाने के लिए कहा। रिया की बात सुनकर मिसेस पाटनकर कुछ देर तक कुछ सोचती रहीं, फिर बोली, हाँ, अब मुझे लगता है कि समस्या का हल मिल गया है। तुम्हें और संजय को अलग हुए 6-7 साल हो गए हैं। इस बीच में तुम्हारा उससे कोई संबंध तो क्या संवाद तक नहीं हुआ है। उसके बारे में बताया जा सकता है कि वह न्यूयॉर्क में रहता था, वहीं काम करता था। वहाँ किसी विध्वंसकारी आतंकवादी घटना के बाद उसका कोई पता नहीं चल सका कि वह गंभीर रूप से घायल होकर पहचान नहीं होने से किसी अस्पताल में
अनाम रोगी की तरह भर्ती है या मारा गया। अस्पताल के मनोचिकित्सक को यही बात पीयू के पापा के बारे में बता देते हैं। अपने आप जिस तरह और जितना चाहेंगे पीयू को होश आने पर उसके पापा के बारे में अपनी तरह से बता देंगे और आज से यही ऑफिशियल जानकारी होगी पीयू के पापा के बारे में। लेकिन जब कभी पीयू को पता चलेगा कि यह झूठ है तो कहकर रिया ने बिल्कुल एक सहमी हुई बच्ची की तरह मिसेस पाटनकर की ओर देखा तो वे बोली, रिया, वक्त अपने आप सवालों के जवाब खोजता है। अभी पीयू को नर्वस ब्रेकडाउन से बचाना सबसे बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। पीयू ठीक हो जाएगी ना मिसेस पाटनकर? रिया ने डूबती हुई आवाज़ में कहा। पीयू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर एक शर्त रहेगी। क्या? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बस पीयू सुन तो ले, मिसेस पाटनकर बोली। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पीयू स्वस्थ होने तक मेरे पास रहेगी और बाद में भी तुम्हारी अनुपस्थिति में वह हमेशा अपनी दादी के पास रहेगी। बोलो, मंजूर है? उन्होंने ममतापूर्ण दृष्टि से रिया को देखा तो रिया डूबती सी आवाज़ में ही बोली, आप पीयू की दादी हैं या नानी मैं कह नहीं सकती, मगर अब मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ मूर्खतापूर्ण भावुक लम्हों की जो लंबी सज़ा मुझे भोगनी है उसके लिए मुझे आप जैसी ममतामयी और दृढ़ महिला के सहारे की हर समय और हर कदम पर ज़रूरत होगी। आप मुझे सहारा देंगी ना? मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगी? बोलिए। कहकर उसने मिसेस पाटनकर का हाथ अपने कांपते हाथों में कसकर पकड़ लिया। रिया, मुझे तो पीयू से इतना लगाव हो गया है कि मैं तो खुद उसके बिना रहने की कल्पना करके भी दुखी हो जाती हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, पर अभी इस वक्त तू अपने आप को संभाल, जिससे हम दोनों मिलकर पीयू को संभाल सकें। अभी मेरा हाथ छोड़ तो मैं यहाँ से जाकर मनोचिकित्सक को सारी बात बता सकूं। कहकर उन्होंने रिया के माथे को चूमकर उसे आश्वस्त किया। बड़ी नरमी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और डॉक्टर के कमरे की ओर चल पड़ी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।